जय जोश दोस्तों, मैं दीपक कुमार मैं गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बीपीएससी मेंस के लिए शुरू किया था। कभी-कभी 12 वीडियोस के आ चुके हैं और जल्दी और भी आएँगे। तो आज से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के शुरू कर रहे हैं, है ना? कि बीपीएससी मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए और यूपीपीसीएस मेंस के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक होगा, है ना? हम लोग समझने का कोशिश करते हैं विनिवेशीकरण, चूँकि क्वेश्चन एक एज़ अ होल चैप्टर के रूप में हम समझेंगे, है ना? और ज़रूरी ये इसलिए है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है ना? लेकिन उसकी तैयारी हम क्वेश्चन हम विनिवेशीकरण क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन उससे सारा जो उसका पहलू है, वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर पूछता है, तो हम उसे अच्छी तरीके से एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख कर के आएँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है विनिवेशीकरण क्या है? विनिवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार लाभ होगा तथा साथ ही इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली बात ये क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना? जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि विनिवेशीकरण क्या है कि डेफिनिशन, है ना? बताना है यहाँ पर। फिर है कि किस प्रकार लाभ होगा विनिवेशीकरण से, तो लाभ एक पॉइंट के हो गया, है ना? और फिर तीसरा जो है वो है चुनौतियाँ, चुनौतियाँ क्या हैं? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपको करने की ज़रूरत है कि 3 पोर्शन हमको लिखना पड़ेगा। आइए हम उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर में क्या है कि जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों को बाज़ार में बेचा जाता है ना? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जिसकी आज़ादी 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जो था हमारा प्राइवेट सेक्टर उतना मजबूत नहीं था, है ना? तो सरकार ने जो है अपनी पूंजी लगा करके उद्योगों को खड़ा किया, एक माहौल निर्मित किया ताकि देश में उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो सरकार डायरेक्टली उसमें हस्तक्षेप करके, है ना, पूंजी दे करके उद्योग लगाती रही थी। ठीक है? तो वैसे जो कंपनी है उनको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बोला जाता है। तो जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयरों को बाज़ार में बेचा जाता है, यानी कि अ प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन कंपनी में दिया जाता है, शेयर उनको बेच करके, तो कहा जाता है कि उस कंपनी का विनिवेशीकरण हुआ है, ठीक है ना? विनिवेशीकरण हुआ है। अब देखिए विनिवेशीकरण से राजकोषीय घाटे में कमी लाई जा सकती है। एक फ़ायदा होता है विनिवेशीकरण से, चूँकि हम किसी को बेचते हैं, कुछ हिस्सा हिस्सा उस कंपनी का कुछ हिस्सा अगर हम देते हैं, तो उसके लिए सरकार को पैसे मिलते हैं, है ना? उसके शेयर उसको दिए जाते हैं, उस कंपनी के शेयर प्राइवेट होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो उस पैसे से जो राजस्व व्यय जो ज़्यादा है हमारा, है ना? राजस्व आय जो कम है, तो इसको राजस्व आय में बढ़ोतरी होती है ना? और जो राजकोषीय घाटा है इस तरीके से हमारा, उसको बैलेंस करने में मदद मिलती है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो राजकोषीय घाटे में कमी लाई जा सकती है। 1992 में केंद्र सरकार ने विनिवेश की नीति अपनाई थी। उस समय से 1992 से शुरू हुआ, जो 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन था, है ना? उदारीकरण का दौर शुरू होता है, वैश्वीकरण का एक जोर-शोर से शुरू होता है ना? तो उसके बाद जो है 1992 के बाद जो है केंद्र सरकार ने विनिवेश की नीति अपनाई थी, अपने मार्केट को खोला था केंद्र सरकार ने, है ना? उदारीकरण ने आर्थिक परिवेश में बदलाव लाया, ठीक है? और उसका प्रभाव जो है विनिवेश पर पड़ा और 1992 से ये विनिवेशीकरण शुरू होता है हमारे देश में। और जैसे कि 2004 से लेके 9 के बीच का अगर समय देखें, तो इसमें विनिवेशीकरण रुका हुआ था। ये यूपीए 1 का कार्यकाल का समय है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। और उसमें ऐसा था कि वामपंथी विचारधारा की पार्टियों का सहयोग जो है, समर्थन जो है सरकार को मिल रहा था। वो सरकार के बाहर की तरफ से उन्हें समर्थन कर रहे थे। तो वामपंथी पार्टियाँ जो थी उस समय की, वो विनिवेशीकरण के बिल्कुल खिलाफ थी, है ना? उनका स्टैंड था कि विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए, है ना? वो सरकार की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, इसलिए उसे नहीं बेचा जाना चाहिए, है ना? तो इस तरीके के सोच रहने के कारण जो है सरकार विनिवेश करण पर 2004 से लेके 9 के बीच तो ध्यान दी ही नहीं। तो ये है। तो 2004-9 के बीच विनिवेश राजनीतिक कारणों से ठप रहा, क्योंकि वामपंथी दल इसके विरोध करते थे।
अब क्षेत्रीय दलों एवं श्रमिक संघों द्वारा भी विरोध हुआ, है ना? इस तरह का विरोध क्षेत्रीय दलों द्वारा भी हुआ। हम तमिलनाडु में इस तरह का विरोध देखते हैं। श्रमिक संघों द्वारा विरोध हुआ, है ना? श्रमिक संघों को डर लगता था कि अगर ज़्यादा अगर अगर ये विनिवेशीकरण अगर होता है, तो विनिवेशीकरण होने के बाद छँटनी की समस्या होने लगेगी। फिर है कि सुविधाएँ कम हो जाएँगी। इस तरह की आशंका है जिसे हम चुनौतियों वाले सेक्शन में पूरा करेंगे, है ना? फिर देखिए कि जब से एनडीए जो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है जिसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है और अन्य सारी पार्टियां हैं, तो जब से एनडीए की सरकार आई है तब से फिर से विनिवेश प्रक्रिया को चालू करने की कोशिश की है और खास करके कोविड 19 के बाद। अब एक बात और भी ख्याल रखेंगे कि कोविड का चूंकि प्रभाव एक ऐसे पूरे विश्व को झकझोर करके रख दिया है इस कोविड 19 के महामारी ने। तो हर क्वेश्चन जो आ रहा है अब आएगा एग्जामिनेशन में, तो उस याद रखें कि उसे पैंडेमिक से ज़रूर जुड़ेंगे, उसे कोविड 19 से ज़रूर जुड़ेंगे और वो जुड़ रहा है ना? उस तभी वो लगेगा कि वो जो है कि क्वेश्चन जो है कुछ जो समकालीन घटनाएँ घट रही हैं उससे उसका इफ़ेक्ट भी क्वेश्चन पे पड़ रहा है और हम उसको समझते हैं कि कैसे वो महामारी की जो प्रभाव है वो सारी चीज़ों पे पड़ रहा है ना? उसको भी शामिल करेंगे, ठीक है? तो एनडीए जब से आया तब से फिर से विनिवेश प्रक्रिया चालू करने की कोशिश की और खास करके जो कोविड महामारी के दौरान जो पिछले साल जो आर्थिक मंदी में भारत जो एक तरीके से चला गया है, तो उसको उभारने के लिए जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़रूरत है हमें, तो इसलिए भी विनिवेश की खास करके अभी इस काल में जो है हमें काफ़ी ज़रूरत है पैसे की, तो इसलिए भी विनिवेशीकरण का दर और भी तेज़ हो गया है। इस बार के बजट से पता चलता है ना? तो जैसे कि देखते हैं कि एयर इंडिया में 100% के लिए विनिवेश की प्रक्रिया, है ना? कि पूरी तरह से एयर इंडिया प्राइवेटाइज़ कर देना है उसको। भारतीय रेलवे में 12.5% और शिपिंग कॉर्पोरेशन में 63.75%, है ना? इस तरीके से विनिवेश का लक्ष्य इन कंपनियों में रखा गया है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में रखा गया है। अब सरकार क्यों करना चाहती है विनिवेश? विनिवेश करने का कारण क्या है ना? इसे हम समझते हैं। तो पहले कि बढ़ते राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ गया है। हमारा राजकीय व्यय है ना? ये काफ़ी बढ़ गया है और आय हिसाब से जो है रेवेन्यू का जनरेशन जो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ गया है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, है ना? इसे विनिवेश को अपनाया जाता है, चूँकि विनिवेश से धन जुटाया जा सकता है ना? ठीक है? दूसरा जो कारण है कि बंद पड़े कंपनियों को बेचकर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो घाटे में चली गई हैं, है ना? घाटे में चली गई, वहाँ काम नहीं हो रहा, वो बंद पड़ गई हैं। तो ऐसे यूनिट को बंद करके, है ना? बेच करके इनको धन जुटाने के लिए और उस कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए, है ना? जैसे जैसे बिहार का बरौनी का खाद कारखाना जो है, ना एक तरीके से लगभग वो बंद पड़ गया था, है ना? इसको फिर से जो है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुला करके, है ना? और उसको फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? आइए दूसरा हम देखते हैं कारण। फिर है कि राजनीतिक कारणों से सार्वजनिक कंपनी का गलत उपयोग। अब जैसे कि राजनीतिक कारण चूँकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी में चूँकि सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से होता था, है ना? तो क्या है कि जैसे कि एयर इंडिया के विमानों का प्रयोग जो है सरकारी अधिकारी या सरकार नेतागण करते थे और उनका भुगतान होता था या नहीं होता था या कम होता था, है ना? और उसे सरकारी बही खाते में लिख लिया जाता था, है ना? चूँकि सरकार कहें तो क्यों पैसा फिर अधिकारी देंगे या इस तरीके से बात। तो ये दुरुपयोग है, यानी कि जो संपत्तियाँ थी उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गई, है ना? तो इसलिए जो है कि वो अब कंपनी घाटे में जाने लगी और अभी जो है वो बहुत घाटे में चली गई है और कई सारे बेल आउट पैकेज देखने के बावजूद भी जो है एयर इंडिया जो है वो उभर नहीं पा रही है। तो इसलिए 100% उसको प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार ने फैसला किया है ना? तो राजनीतिक कारणों से सार्वजनिक कंपनियों का गलत उपयोग जैसे एयर इंडिया के मामले में हुआ, ठीक है? तो इस कारण भी वो उसका विनिवेशीकरण करना चाहती है। फिर तीसरा पॉइंट जो है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएँ के लिए अतिरिक्त खर्चा करना, ठीक है? सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के और है क्या कि जो सरकारी सार्वजनिक कंपनियाँ होती हैं उसमें वेतन और जो भत्ते हैं ये और सुविधाएँ काफ़ी दी जाती हैं, है ना? तो ये भी एक है कि और अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो एक अतिरिक्त भार हो जाता है। सरकार चाहती है कि जो अगर हम यहाँ कम खर्च करते हैं, तो ये पैसा जो बचता है हम सार्वजनिक कार्यों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसमें हम लगा पाएँ, है ना?
ये भी इसके एक सोचे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली का ठीक ना होना। ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी सरकारी ऑफ़िस में जाइए तो एक काम के प्रति जो है, एक वहाँ पर एक उदासी सा माहौल छाया हुआ रहता है, वो माहौल नहीं दिखता है जो प्राइवेट वाली कंपनियों में दिखता है। है ना? तो कार्यशैली क्या निश्चिंतता का जो है एक देखी जाती है, सरकार आज नहीं तो कल करेंगे वाली बात होती है वहाँ। तो सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली का ठीक ना होना, जिसके कारण बाज़ारी प्रतिस्पर्धा से वो बाहर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो बाहर हो जाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत सारी कंपनी आने से सार्वजनिक उपकरणों की मांग और उत्पादन कम होना। है ना? प्रतिस्पर्धी कंपनी में अब जो है कि लिबरलाइजेशन के बाद जो है, उदारीकरण के बाद, एंटाइटमेंट के बाद ये है कि अब बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी या घरेलू कंपनियां जो है खुल करके काम करने लगी हैं। तो एक नया प्रतिस्पर्धा आ गया, और इस प्रतिस्पर्धा में जो है सरकारी कंपनियां टिक नहीं पा रही हैं अपनी कार्यशैली में, कुछ परेशानियां होने की वजह से। है ना? तो प्रतिस्पर्धी बाजार में बहुत सारी कंपनी आने से सार्वजनिक उपकरणों की मांग और उत्पादन कम होने लगी। है ना? इस कारण भी वो विनिवेशीकरण चाहती है सरकार करना उनका। फिर क्या है कि सरकारी उपक्रमों पर का ज़्यादा खर्च और मुनाफा कम होना। बिल्कुल, सरकारी उपक्रमों का जैसे कि इसमें उदाहरण अगर हम दे सकते हैं तो बिहार राज्य परिवहन उद्योग, बिहार राज्य परिवहन निगम है। और उसमें सरकारी बसें आप देखेंगे कि सरकारी बसें रखे-रखे कई बार सड़ गई वहाँ पर, है ना? और वही अगर प्राइवेट सेक्टर में रहता तो उससे कई 1 बस से 2 बस बनता, 2 से 3 बनता, लेकिन वहाँ क्या था कि किसी को चिंता नहीं है ना? और सारे पदाधिकारीगण उसमें वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, और लेकिन फिर भी जो है वो अब जाकर के फिर से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी विनिवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ। अब लाभ क्या है भाई सरकारी विनिवेश से? तो देखिए, देखते हैं कि 2018-19 के बजट के समय से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। यानी कि कोविड महामारी के आने के कारण तो हम पूरी तरीके से, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से एक मंदी की गिरफ्त में चली ही गई। लेकिन कोविड 19 महामारी के आने के ठीक पहले हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, है ना, सिकुड़ना शुरू हो गई थी। है ना? वो कंडीशन अच्छा नहीं था, उसके कई सारे कारण हैं। वो एक अलग प्रश्न है ना? उसमें जैसे कि अब जीएसटी का सही से लागू ना हो पाना, और फिर है कि नोटबंदी, ये सब कारण भी रहा है। तो 2018-19 के बजट के समय से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी घटकर जो है वो 5% रह गई थी। ये कोविड-19 महामारी के शुरू होने के ठीक पहले की बात है। है ना? अभी शुरुआत आया भी नहीं है कोविड-19, और कोविड-19 आएगा तो फुल्ली लॉकडाउन जब हो जाएगी, सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी, उद्योग बंद हो जाएगा, आना-जाना, आवागमन ठप हो जाएगा, तब तो जो है हम पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई ही, है ना? लेकिन पहले से भी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी थी, संकुचित होने लगी थी। ठीक है, 5% जीडीपी जो 8 से 9% रहता था, वो घट करके वो 5% के लमसम में वो रह गया था। तो कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली गई, जिसे वापस से पटरी पे लाने के लिए 2021-22 के बजट में विनिवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है? अब यहाँ तक कि एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि सार्वजनिक उपक्रमों का भी विनिवेशीकरण हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था नई रफ्तार पकड़ सके। ठीक है? आइए अब इधर को इसको चुन इस पेज को छोड़ दीजिएगा, चूँकि इस पेज को डिलीट करना था, हो नहीं पाया। इसी पेज का सेम जो है वो नेक्स्ट वाले पेज में है। अब हम यहाँ जो है देखिए कि अब सरकारी विनिवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ। अब लाभ को जो है हम पॉइंट वाइज़ देख लेंगे, है ना? आइए, पहला पॉइंट है कि कंपनियों को मुनाफ़ा। अब यहाँ पर जो है कि विनिवेश करने से कंपनी में रोज़गार का सृजन क्षमता बढ़ती है ना? अब क्या होता है कि विनिवेश करने से कंपनी में रोज़गार की सृजन क्षमता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ती है। सबसे पहले क्यों ऐसा होता है? चूँकि विनिवेशीकरण होता है, तो विनिवेशीकरण के साथ-साथ जो एक प्राइवेट कल्चर काम करने का वहाँ आता है ना? कि लोगों में डर रहता है कि अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पक्की नहीं है, वो कभी भी जा सकती है। तो इसी कारण एक काम का स्तर अपने आप वो खुद बढ़ जाता है ना? और जब कोई कर्मचारी अच्छे से काम करेगा तो उसे क्यों कंपनी बाहर करेगी? नहीं बाहर करेगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसलिए एक अपने आप, लेकिन एक डर जो है एक बन जाता है ना, और इसके कारण जो है कार्यशैली काफ़ी उत्तम हो जाती है विनिवेशीकरण के बाद, और उत्पादन बढ़ जाता है इस कारण से। और जो होता है कि उत्पादन बढ़ने से और भी अनेक चीज़ों की डिमांड होने लगती है कंपनी के द्वारा, तो एक सृजन क्षमता, रोज़गार सृजन क्षमता की भी बढ़ोतरी होती है ना? और मुनाफ़ा भी बढ़ेगा, जब आपका कार्यशैली ठीक हो जाएगा, उत्पादन अच्छा होने लगेगा, है ना? मुनाफ़ा और कार्यशैली में सुधार होता है। सरकार को भी समय से टैक्स, अगर और कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है ना?
तो जनता पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, जनता उसके पास आएगी, अब उससे सामान का डिमांड करेगी, है ना? तो अच्छा वो सर्विस अच्छा देगी वो कंपनी, तो लोगों में भी एक अच्छा रहेगा कि अच्छा कंपनी काम कर रही है ना? और तो इस तरीके सरकार को भी समय से भी टैक्स का भुगतान होता है, ठीक है? दूसरा, मुनाफ़ाखोरी और भ्रष्टाचार में कमी। अब क्या होता है कि सरकारी कंपनी जैसे कि बीएसएनएल बिल्कुल बहुत ख़राब स्थिति में चला गया। अब बीएसएनएल में क्या होता था कि जो सरकारी अधिकारी हैं बीएसएनएल में जो बैठते थे और तो उन लोगों को प्राइवेट जो टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनियाँ जो हैं भ्रष्टाचार के कारण जो है बीएसएनएल की सेवाएँ को ख़राब करने के लिए मजबूर किया जाता था और बाकी जो कंपनियाँ हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं एयरटेल हो गई और भी बहुत सारी कंपनियां रिलायंस जियो हो गई इन लोगों ने वातावरण को प्रभावित किया और इस तरीके से बीएसएनएल जो है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की अच्छी सेवा न देने के कारण अनपॉपुलर होती चली गई है ना तो इसका तो मुनाफाखोरी अगर हम विनिवेशीकरण करते हैं तो इस तरीके से वो वातावरण दूर होता है और उसमें एक प्राइवेट कल्चर जन्म लेता है मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार में कमी बड़े अधिकारी खुद को मुनाफा के लिए उत्पादन कार्यशैली में खराब कर देते थे और चोरी छुपे या कम दाम पर माल बेच देना है ना इससे कंपनी का की शाख भी घटती थी ठीक है तीसरा जो बेनिफिट हुआ सरकार को देश के शासन में ज़्यादा समय मिलना अब है क्या कि सरकार का काम जो है कारोबार करना नहीं है देश को चलाना है अच्छे प्रशासन के द्वारा तो जब तक आप किसी कंपनी को चलाते रहिएगा तो आपको प्रशासन करने चलाने का समय कैसे मिलेगा? तो इसलिए कि जो कंपनी चलाने वाला काम है गवर्नमेंट अब उसे कम करना चाहती है, खत्म करना चाहती है और अपना सारा ध्यान जो है वो प्रशासन पर देखना चाहती है, रेगुलेशन कि कौन काम ढंग से कर रहा है या नहीं, है ना? विनिवेश के बाद कारोबार से छुटकारा मिल जाएगा और प्रशासन अच्छा चल पाएगा, अच्छा होता जाएगा, ठीक है? चौथा जो बेनिफिट है कि मालिक के काम से छुटकारा, सरकार सारे सार्वजनिक संपत्ति का मालिक होता है, विनिवेश के बाद, है ना? सरकार सारे सार्वजनिक संपत्ति का मालिक होता है और विनिवेश के बाद जो है देखभाल और रख-रखाव से सरकार को मुक्ति मिल जाएगी और ये काम हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स का, है ना? ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील बनाने में जैसे हमने चर्चा किया कि कोविड-19 के बाद जो समस्या गंभीर आ गई है सामने में, तो इसलिए अभी विनिवेशीकरण की ज़रूरत और भी है। धीमी अर्थव्यवस्था को तेज़ करने में तथा देश के जीडीपी में बढ़ोतरी होगी इससे, है ना? फिर है छठा कि बेहतर प्रबंधन तथा कार्यकुशलता में वृद्धि। विनिवेश हो जाने से कंपनी का उत्पादन बढ़ता है ना? कर्मचारियों की कार्यशैली में परिवर्तन होता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बन पाता है, ठीक है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बन पाता है और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी कार्यशैली काफ़ी उत्तम होती है सेवा में बिल्कुल तत्परता दिखाई जाती है जब भी कोई ग्राहक उनके यहाँ जाता है चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो बीमा क्षेत्र हो तो उनकी सेवा की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है इसी कारण लोग उनके यहाँ जाना पसंद करते हैं और जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बहुत सारी जो क्षेत्र है कंपनियां हैं उद्यम है तो उनकी कार्यशैली न होने के कारण जनता उनसे हटती चली जाती है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां जो है बीमा कंपनियां जो आकर के भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है ना और सरकारी बीमा कंपनियों का आकर्षण वो घटता जा रहा है इसका एक ये भी कारण है कि कार्यशैली जो है तो वही कार्यशैली कल्चर सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों में भी लाने के लिए इसका विनिवेशीकरण किया जा रहा है ठीक है फिर आइए अब हम देखते हैं विनिवेशीकरण के प्रकार सामान्यतः दो प्रकार के विनिवेशीकरण होते हैं एक है कि राजनीतिक विनिवेशन किया जाता है ना इसमें क्या कहता है कि सरकारी कंपनी जो है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनका जो है 51% हिस्सेदारी न्यूनतम बेचा जाए जिससे सरकार के मालिकाना हक में कमी आए ठीक है राजनीतिक विनिवेशन जो है इसमें सरकारी कंपनी का 51% हिस्सेदारी न्यूनतम बेचा जाए यानी कि कम से कम जो सरकार का जो हिस्सा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 100% था तो उसमें जो है 51% जो है वो सरकार के पास रख करके बाकी जो है वो बेच दिया जाए है ना तो 51% सरकार के पास रहेगा या फिर 10% का विनिवेशीकरण किया जाए 20% का किया जाए यानी 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए इससे क्या होगा कि राजनीतिक जो सरकार के मालिकाना काना हक जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के ऊपर से जाती नहीं है वो कम हो जाती है ना प्राइवेट इन्वेस्टर का प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है उनकी जो है वो
वो आती है, लेकिन है कि पूरा का पूरा ज़िम्मेदारी अब सरकार की नहीं है। अब है कि 50% फिर भी शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है। सरकारी विनिवेशन इसे कहते हैं, ठीक है? अगर हम टोकन विनिवेशन कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का शेयर अधिकतम 49% तक बेचा जाए, ताकि सरकारी स्वामित्व कंपनी पर बना रहे, है ना? इसे ये टोकन विनिवेशन है, ठीक है? राजनीतिक विनिवेशन में हमने देखा कि कंपनी पे सरकार का अधिकार जो है वो मालिकाना हक में बिल्कुल कमी आ जाती है और 51% तक विनिवेश होता है, ठीक है? 51% तक, यानी कि विनिवेश जो है 51% तक होगा, और इस प्रकार से कहने का मतलब कि सरकार यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये राजनीतिक विनिवेशन में, ठीक है? इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को, है ना? ये वही टोकन विनिवेशन में क्या है कि इसमें स्वामित्व जो है सरकार के पास बची रहती है, क्यों? चूँकि इसमें सरकार जो बेच रही है केवल 49% तक ही बेच सकती है। सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इसमें कहाँ तक बेच सकती है, तो 49% तक ही बेच सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अभी भी सरकार के हाथ में है, और वो अभी भी कंपनी पूरी तरीके से जो है प्राइवेट नहीं हुई है, वो कंपनी अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी क्षेत्र हावी है उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पे। तो टोकन विनिवेशन इसे बोलते हैं, टोकन यानी कि सांकेतिक विनिवेशन है ये। और राजनीतिक विनिवेशन में गवर्नमेंट की शक्ति कम हो जाती है, बिल्कुल, है ना? गवर्नमेंट की शक्ति कम होती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाता है, ठीक है? ये विनिवेशीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? पहला कि सरकार की महत्ता में कमी आएगी, ठीक है? और चूँकि सरकार की महत्ता में कमी आएगी, और वहाँ प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनकी महत्ता बढ़ जाएगी, है ना? और कंपनी की महत्ता बढ़ेगी, और देश जो है पूंजीवादी गिरफ्त में आ जाएगा। ये भी एक चुनौती, खतरा एक माना जाता है विनिवेशीकरण का, कि पूंजीवादी गिरफ्त में आ जाएगी, और पूंजीवाद का तो उद्देश्य ही है कि लाभ कमाना, यानी कि सारा ध्यान जो है वो लाभ कमाने पर कंपनी का रहेगा। कर्मचारी का वेलफेयर योजना, है ना? और जो जनता का वेलफेयर को ध्यान में रखना, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण वगैरह की चिंता, ये बिना पर्यावरण का ख्याल किए हुए जो है वो कंपनी उत्पादन पर केवल फोकस की जा रही है। पर्यावरण खराब हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हवा खराब हो रही है कोई मतलब नहीं, पानी खराब हो रही है कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, इसका एक खतरा होता है ना? इससे मतलब कि एक चिंता जुड़ती है, इसलिए चुनौतियां हैं वहाँ पे, उसे दूर किया जाना चाहिए। तो सरकार की महत्ता में कमी है, अगर कंपनी की महत्ता बढ़ेगी, देश की पूंजीवादी गिरफ्त में आ जाएगा। दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को भत्ता और सुविधाएं कम मिलेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को भत्ता और सुविधाएं कम मिलेंगी। कर्मचारियों पर कार्यभार ज़्यादा होगा। अब क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का, तो काम के घंटे हो सकता है बढ़ा दिए जाएँ, और जनरली चूँकि लाभ के ही उद्देश्य को सामने रखती है, तो इसलिए कर्मचारियों पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है ना? इससे क्या होगा कि जो मज़दूर हैं उनको वेतन कम मिलेगा, है ना? उसको कम करके दिया जाएगा, है ना? तो उससे गरीबी बढ़ेगी। तो देश में एक और क्या होगा, प्रॉफ़िट जो ज़्यादा से ज़्यादातर जो है प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास ज़्यादा जाएगा उनका प्रॉफ़िट का हिस्सा। देश में अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ेगी, ठीक है? फिर क्या है कि मुनाफ़ा पर कंपनियों का ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, वरना तो पर्यावरण प्रदूषण एवं कर्मचारियों पर कम ध्यान देंगे। छठा, कार्यकुशलता बाज़ार में माँग के आधार पर छँटनी का खतरा बना रहेगा, ठीक है? अब निष्कर्ष देखते हैं क्वेश्चन का क्या है कि जैसे कि भारत समाजवादी एवं एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल, कि जो हमारा संविधान जो है वो इसी पर बेस्ड है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सरकार को इस तरह की नीतियाँ बनानी होगी, ऐसा आचरण करना होगा जिससे कि कल्याण जो है, लोगों का कल्याण, निचले स्तर तक के लोगों का कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो सके। और विनिवेश जो है अगर केवल अस्थायी हल नहीं हो सकता, विनिवेश अस्थायी हल नहीं हो सकता है ना? जो कोई हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल विनिवेश ही नहीं हो सकता है, ठीक है? साम्राज्यवाद की दास्ता से बड़ी मुश्किल से राष्ट्र बाहर आया है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो काफ़ी धनवान होती हैं, और उनकी जीडीपी जो है कई राष्ट्रों को मिला दिया जाए उनसे भी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी शक्तिशाली होती है। तो ऐसा ना हो कि मल्टीनेशनल कंपनी इतना हावी हो जाए कि वो सरकार को अपने अनुसार चलाने लगे। तो ऐसी भी अगर सिचुएशन आएगी, तो एक आर्थिक साम्राज्यवाद जो है कहीं वो ना आ जाए, इस बात का भी खतरा रहता है ना? और हमारा राष्ट्र जो है साम्राज्यवाद की दास्ता से बड़ी मुश्किल से बाहर आया है, इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो विनिवेश कंपनी की स्थिति को सुधारने के लिए किया जाए, है ना? व्यवस्था सुधारने के लिए हो, जिससे राष्ट्र जो है प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वाहक बन सके। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किया। अब देखिए कि हम लोग इसमें जो है कुछ सरप्लस इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, है ना? अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है
कि क्वेश्चन अगर किसी भी डायरेक्शन में पूछा जाए तो हम उसको आंसर दे पाएँ, है ना? कि क्वेश्चन का स्वरूप कैसा होगा ये तो बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएससी ही बताएगी, जेपीएससी ही बताएगी, है ना? लेकिन हम तैयारी इस ढंग से करें कि कैसे भी अगर वो पूछे तो हम इससे जो है अधिकतम जानकारी के साथ उसको लिख पाएँ। इसलिए सरप्लस इन्फॉर्मेशन एक हमारा एक एक प्रयास है कि क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसको कर जाएँ और ये मदद करेगा सरप्लस इन्फॉर्मेशन इसमें। चलिए ये हमारा जो है यूएसपी है, यूनिक एक सेलिंग प्रॉपर्टी है ना? और इसको हम ध्यान रखेंगे। सरप्लस इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को उसको और भी बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए हमें कामयाब बनाने के लिए तैयार करती है। चलिए आइए। चालू वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण विनिवेश लक्ष्य जो है 2020-21 का, है ना? से पीछे रह गई थी। 2020-21 जो पिछला साल जो बजट आया था, 2020-21 का अभी भी चालू वित्त वर्ष वही चल रहा है ना? विनिवेश लक्ष्य चूँकि अब नया जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल से होगा, है ना? जो 21-22 का, तो अभी भी चालू वर्ष वित्त वर्ष जो है 2020-21 का ही चल रहा है, ठीक है? और बजट के अनुसार जो है 2021-22 वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है ना? ये हमें ध्यान रखना है, चूँकि बजट इस बार का आया है वो 2021-2022 का है, ठीक है? ये चालू वित्त वर्ष पिछले साल की चर्चा कर रहा हूँ मैं अभी, कि चालू वित्त वर्ष अभी भी चालू वित्त वर्ष जब 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा तब वो हो जाएगा चालू वित्त वर्ष 2021-22 वाला, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण विनिवेश लक्ष्य 2020-21 सिर्फ जितना रखा गया था विनिवेश लक्ष्य उतना नहीं कर पाया, और पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि कोविड महामारी के दौरान जो था वो सारी अर्थव्यवस्था ही जो है वो ठप पड़ गई थी विश्व की और भारत की, है ना? तो इसलिए हम आशा भी नहीं कर सकते थे, वो होना ही था। तो ये तो हुआ। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, है ना, जो 1 अप्रैल से लागू होगा, और चालू वित्त वर्ष जो है वो 2021-22 का 1 अप्रैल से लागू होगा, ठीक है? इसके लिए जो है 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है ना? 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रहे अगले वित्त में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ 2 सरकारी बैंकों, है ना? 2 सरकारी बैंकों को का भी जो विनिवेशीकरण किया जाएगा, और एक बीमा कंपनी यानी कि एलआईसी जो है उसका भी विनिवेश की तैयारी है और शुरू हो गई है प्रक्रिया, ठीक है? 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ का ये उद्देश्य है कि ये लक्ष्य रखा गया है कि वहाँ तक पहुँच जाना है। इसमें से 1.75 लाख करोड़ में से जो 1 लाख जो करोड़ है, वो सरकारी बैंकों व वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से हासिल किया जाएगा, ठीक है? जो 1.75 लाख करोड़ है उसमें 1 लाख कहाँ से लाया जाएगा, तो सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी से हासिल किया जाएगा, और जो 75,000 करोड़ रुपए की राशि है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश से जुटाई जानी है, ठीक है? विनिवेश एवं रणनीतिक विनिवेश एवं रणनीतिक विनिवेश, ठीक है? एक ऐसा वर्ड आया है कि स्ट्रेटेजिक, जिसको विनिवेश बोलते हैं, रणनीतिक विनिवेश बोलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, इनको रखा जाता है, जैसे कि एटॉमिक सेक्टर हो गया, रेल हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, डिफेंस सेक्टर हो गया। ये स्ट्रेटेजिक उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, कि विनिवेश और रणनीतिक विनिवेश नीति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने, हमारी जो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है ना? वित्त मंत्री ने कहा है कि नीति का उद्देश्य जो है, इस जो विनिवेश एवं रणनीतिक विनिवेश नीति का उद्देश्य जो है, सरकारी कंपनियों की संख्या में कम करना, है ना? हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि सरकार जो है अपना ध्यान प्रशासन में लगाना चाहती है, कल्याणकारी योजनाओं में लगाना चाहती है, अवसंरचना निर्माण में लगाना चाहती है ना? और तो इसलिए जो है कि सरकारी कंपनियों की संख्या कम करना और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर तैयार करना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके, ठीक है? 1999 में विनिवेश विभाग बना था, ठीक है? उससे पहले 1996 में विनिवेश आयोग आया था, है ना? ये सब पॉइंट भी मदद कर सकता है आपको लिखने में। विनिवेश आयोग 1996 में, और 1900 जो विभाग कब बना ये, तो 1999 में, ठीक है? संसाधनों या निधि को पब्लिक सेक्टर यूनिट में खर्च न कर, है ना, कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किए जाएंगे। जो संसाधन मिलेगा हमको, उसको पब्लिक सेक्टर यूनिट में नहीं खर्च किया जाएगा, बल्कि उसको खर्च किया जाएगा कहाँ? उसको खर्च किया जाएगा कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किया जाएगा, ठीक है? और इससे जो जो उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, जो कंपनी में विनिवेशित कंपनी होगी, उसकी स्थिति भी सुधरेगी, है ना? जो उसके भी रख रखाव के लिए उसको भी पैसा खर्च हो पाएगा, उसको भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सकेगा। और नैतिक और भौतिक और सामाजिक योजनाओं, अवसंरचनाओं
के निर्माण में उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है? विनिवेशित पब्लिक सेक्टर यूनिट से लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, है ना? पब्लिक सेक्टर यूनिट का आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कंपनियाँ काफ़ी पहले बनी लेकिन उसमें आधुनिक तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है ना? विनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना? और चूँकि सरकारी प्राइवेट लोगों के द्वारा एक कंपनी शेयर्स खरीदे जाएँगे, इसलिए पैसा तो आएगा ही और साथ-साथ में इसमें मैनेजमेंट भी आएगा, है ना? नई आधुनिक तकनीकी भी आएँगी, है ना? तो इसी कारण जो है आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, ठीक है? और पब्लिक सेक्टर यूनिट को हानियों एवं जोखिमों को जो पूरी तरीके से अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोई सार्वजनिक उपक्रम है सरकार का, तो अगर वो हानि सहती है, किस तरह का नुकसान होता है, तो पूरे सब पूरा जो है सरकार को ही सहना पड़ता था। तो अगर कुछ शेयर बेच दिए जाएँ, है ना? अगर कुछ शेयर प्राइवेटाइज़ेशन हो जाता है, तो अब जो है वो हानि का जो है सरकार पे कम भार पड़ेगा और वो जो अगर हानि होती है तब, वो प्राइवेट सेक्टर को भी होगा। तो सरकार को घाटा कम होगा इससे, ठीक है? तो जोखिमों का अंशतः सरकार से अंशतः प्राइवेट सेक्टर पर वितरित होगा, ठीक है? ना कि पूर्णतः सरकार पर, ठीक है? और दोस्तों इस तरीके से पूरा ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसे 1-2 बार आप सुनें और इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप तैयार कर लें, है ना? हम इसका न अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं इसे पीडीएफ भी भेज दूँगा और तो जय हिंद दोस्तों। जय जोश, जोश बनाए रखें, यही हमें सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।